अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने दर्जा 10 की NCERT की बुक से RPSC सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सबक है कारतूस। इनके मुसन्निफ़ हबीब तनवीर है, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा निगार है, और कारतूस भी एक ड्रामा है जो कि हबीब तनवीर ने लिखा है। हबीब तनवीर की सवाने हयात और उनकी अदबी ख़िदमात हमने पढ़ ली थी। अब हम कारतूस ड्रामा को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग सभी गौर से ध्यान देंगे। बहुत ही दिलचस्प ड्रामा है। आप लोग इसको पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवालात इसमें से हल हो जाएंगे, और अगर इसमें से कोई सवाल आ जाता है तो इंशाअल्लाह वो हमसे गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कारतूस, इस ड्रामे के अंदर जो किरदार हैं उन किरदारों को हम एक बार देख लेते हैं। पहले ही दिया हुआ है। इनमें ड्रामे के जो किरदार हैं उनमें से कर्नल एक किरदार है, कर्नल, और लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार, ये तो किरदार हैं। एक तो है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये 4 किरदार हैं। और जो सवार है वो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसका नाम भी आएगा, लेकिन किरदारों की शक्ल में अगर हैं तो सिर्फ 4 ही हैं। ज़माना 1799 ईस्वी, यानी ये कौन सा वक्त है, कौन सा ज़माना है, कौन सी ईस्वी है, तो 1799 ईस्वी की ये बात है। और वक्त है रात का। वक्त है रात का। ये जो नक्शा जो खींचा है हबीब तनवीर ने और जो ड्रामा पेश किया जा रहा है उसमें रात का वक्त है, और जो कहानी इसमें पेश की जा रही है 1799 की वो कहानी है। जगह भी इसमें बताई गई है। गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कार्लन्स के खैमे का अंदरूनी हिस्सा है। कर्नल कार्लन्स के खैमे का 2 अंग्रेज़ बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल और एक लेफ्टिनेंट। एक तो लेफ्टिनेंट है और एक कर्नल कार्लन्स है। ये दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। खैमे के बाहर चांदनी छटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। खैमे के बाहर चांदनी छटकी हुई है, यानी चांदनी, रात की वजह से चांदनी छटक रही है, और अंदर लैंप जल रहा है। अब ड्रामा शुरू होता है। कर्नल बोलता है, पहले बोलता है कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। लेफ्टिनेंट क्या बोलेगा, उसका जवाब देता है, हफ्तों हो गए यहाँ खैमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत? वज़ीर अली को पकड़ने के लिए ये सब यहाँ खड़े हैं। और लेफ्टिनेंट कह रहा है कि हफ्ते हो गए हैं यहाँ खैमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली है, ये वज़ीर अली आदमी है या भूत है? हाथ ही नहीं लगता। यानी वज़ीर अली को पकड़ने के लिए ये यहाँ खैमा डाले हुए हैं और वो उनके हाथ नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये बातें कर रहे हैं। कर्नल क्या बोलता है देखो, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। उसके अफसाने सुनकर किसके कारनामे याद आ जाते हैं? रॉबिन हुड की जो कहानियाँ होती है ना, और उनके मिसाल देकर के कर्नल बोल रहा है कि रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं जब हम वज़ीर अली की
कहानियाँ सुनते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसके दिल में किस कदर नफ़रत थी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसके दिल में किस कदर नफ़रत थी। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो ओध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया है। ये कर्नल कह रहा है, जो कि एक अंग्रेज़ है, कि इस 5 महीने में, जो 5 महीने हुकूमत की थी, उस 5 महीने में वो ओध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया है। बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन लगभग कामयाब हो गया है। लेफ्टिनेंट बोलता है कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली कौन है? ये सआदत अली कौन है? सआदत अली के बारे में पूछ रहा है लेफ्टिनेंट। सवाल साथियों ऐसा भी आ सकता है, एक लफ्ज़ दे दिया कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली कौन है? तो सवाल पूछा जा सकता है कि ये अल्फाज या ये सवाल किसने किया या ये बात किसने कही। तो ध्यान रखिए, इसीलिए पूरा लेसन और पूरा सबक पढ़ने में फ़ायदा है कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। अब कर्नल बोलता है, जब लेफ्टिनेंट पूछ रहा है कि ये सआदत अली कौन है, तो कर्नल कहता है आसिफुद्दौला का भाई है, आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चचा। वज़ीर अली जिसको पकड़ने के लिए ये लोग खेमा लगा रखे हैं, उसका चचा और उसका दुश्मन है। वज़ीर अली का चचा है और उसका दुश्मन है, आसिफुद्दौला का भाई है। दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद न थी। नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, यानी सआदत अली ने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत यानी मौत समझ लिया, यानी उसको बहुत ही बेकार लगा, बहुत ही बुरा लगा वज़ीर अली पैदा होने पर। यानी आसिफुद्दौला का लड़का ही तो है वज़ीर अली। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को ओध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? सआदत अली को ओध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? क्या मसलहत थी यानी क्या हिकमत थी? कर्नल कहता है, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। उसने हमें अपनी आधी ममलिकत यानी आधी सल्तनत, आधा शासन दे दी और 10 लाख रुपए नकद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। यानी जो सआदत अली है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने किस तरह से ये ऐश पसंद आदमी था और उसने अपनी आधी ममलिकत, अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज़ों को दे दी और नकद 10 लाख रुपए भी उसको दे दिए। लेफ्टिनेंट बोलता है, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। वज़ीर अली के बारे में, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी। कर्नल ने कहा कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली भी उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी, वज़ीर अली ने भी उसको दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी, कर्नल कहता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट बोलता है कि कौन शमसुद्दौला कौन है, ये ऐसे पूछता है। कर्नल उसका जवाब देता है कि नवाब बंगाल का निस्बती भाई है। निस्बती भाई यानी असली भाई नहीं है, निस्बती भाई है उसका, उसकी निस्बत दे करके उसको भाई बताया जाता है। और बहुत ही ख़तरनाक है। शमसुद्दौला के बारे में बात की जा रही है कि नवाब शमसुद्दौला बहुत ही ख़तरनाक है आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में
एक लहर दौड़ गई है। कंपनी के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक ही लहर दौड़ गई है, यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहता है जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो साख लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों वो सब खो बैठेगी। लॉर्ड क्लाइव के हाथों ही तो बक्सर और पलासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने जीता था। तो इसलिए कर्नल कहता है कि लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने हासिल की हैं वो वेलेस्ली के हाथों खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। हमें किसी न किसी तरह उसको गिरफ़्तार करना पड़ेगा। हमें किसी न किसी तरह उस शख्स को गिरफ़्तार कर ही लेना चाहिए। उस शख्स को गिरफ़्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल डाले इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम, यानी उसके साथ चंद जाबाज हैं और मुट्ठी भर आदमी हैं, लेकिन उसका दम देखिए, उसकी ताकत देखिए। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वज़ीर अली ज़ाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल न करता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि कत्ल कैसे हुआ था, किस तरह से वज़ीर अली ने कत्ल किया था वकील का। कर्नल कहता है किस्सा क्या हुआ था। वज़ीर अली को माज़ूल करने के बाद हमने उसे बनारस भेज दिया था। माज़ूल यानी तख्त से उतार दिया था। जो सल्तनत उसकी थी, जिस गद्दी पे वो बैठा था उस गद्दी से उसको उतार दिया था। माज़ूल का मतलब यही है। और माज़ूल करने के बाद हमने उसे बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ते तलब किया यानी कलकत्ते के अंदर बुलाया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। कहाँ रहता था? बनारस में। और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ते में क्यों तलब करता है, कलकत्ते में क्यों बुलाता है। वकील ने शिकायत की परवाह न की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वज़ीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत कूट कर भरी हुई है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट पूछता है और भाग गया? कर्नल, अपने जानिसारों समेत आज़मगढ़ की तरफ भाग गया। आज़मगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल बोलता है कि स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को माज़ूल करके खुद ओद पर कब्ज़ा करके और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये वज़ीर अली का प्लान कर्नल ने बताई कि अपनी ताकत बढ़ाए, कहाँ जाकर के? नेपाल जाकर के अफ़गानी हमलों का इंतज़ार करे और वह सआदत अली को माज़ूल कर दे। माज़ूल यानी उसको गद्दी से उठा दे और ख़ुद ओद पर बैठ जाए और उस पर कब्ज़ा कर ले। लेफ्टिनेंट कहता है नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फ़ौजें और नवाब सआदत अली ख़ां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है।
हमें अच्छी तरह मालूम है वो इन्हीं जंगलों में है। एक गोरा सिपाही तेजी से दाखिल हुआ होता है। एक गोरा सिपाही अंदर से आता है, बाहर से आता है अंदर, तेजी से दाखिल होता है। गोरा सिपाही, सर। गोरा सिपाही आकर के बोलता है, सर। कर्नल बोलता है उठकर, क्या बात है? गोरा सिपाही, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गोरा सिपाही क्या बोलता है कि दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। सिपाही जो अंदर आता है वो सलाम करके चला जाता है और उससे कर्नल कहता है कि वो सिपाहियों से जाकर के कह दे कि तैयार रहे। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, यानी खिड़की से बाहर देखने में बिजी था, व्यस्त था, मसरूफ़ था यानी बिजी था, व्यस्त था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है, लेफ्टिनेंट बोलता है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार दिखाई दे रहा है। क्या बोलता है कि मुझे तो सिर्फ एक सवार दिखाई दे रहा है, लेकिन गर्द इस तरह से उड़ रही है कि जैसे कोई काफिला ही चला आ रहा है। कर्नल कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी ही तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, शुबह की कोई गुंजाइश नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। सवा टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। सवार बाहर से बोलता है। सिपाही वहाँ खड़े रहते हैं। मुझे कर्नल से मिलना है, गोरा सिपाही चिल्लाकर कहता है। बहुत अच्छा। सवार, भाई आहिस्ता बोलो। गोरा सिपाही अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर जाकर गोरा सिपाही बोलता है कि हुजूर सवार आपसे मिलना चाहते हैं। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल खामोश। सवार सिपाही के साथ अंदर आ जाता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, जोर जोर से बोलता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें, यानी आप अपने दिल का राज कह दें। सवार, दीवार हम गोश वारिद, दीवार हम गोश वारिद तन्हाई। दीवार हम गोश वारिद, इसका मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। सवार क्या कह रहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये जो मुहावरा है ये फ़ारसी ज़बान का है। आप लोग इसे याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अगर अंदर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे पूछे जाते हैं और इसको ज़रूर याद करना। दीवार हम गोश वारिद, दीवार हम गोश दारिद, दीवार हम गोश दारिद, दीवारों के भी कान होते हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तनहा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद सवार चारों तरफ देख कर कहता है, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ़्तार किया जाए। कंपनी का हुक्म है वज़ीर अली को गिरफ़्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या माना है? कर्नल, गिरफ़्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वज़ीर अली की गिरफ़्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, एक वो एक जांबाज सिपाही है, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं?
सवार चंद कारतूस, चंद कारतूस चाहता हूँ। कर्नल किसके लिए? सवार वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल वाह, ये लो 10 कारतूस, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल आपका नाम? कर्नल 10 कारतूस देने के बाद में सवार से पूछता है आपका नाम बताइए। सवार जवाब देता है वज़ीर अली, मेरा नाम वज़ीर अली है। आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आपकी आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर निकल जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी आवाज़ में अपने आप से, एक जाबाज सिपाही। कौन था? एक जाबाज सिपाही। फिर पर्दा गिर जाता है। तो ये था कारतूस जो कि हबीब तनवीर का लिखा हुआ है। आइए अल्फाज माने थोड़ा देख लेते हैं। खैमा, तंबू, टेंट, तंबू टांगते हैं ना, टेंट वगैरह जो टांगते हैं उसको खैमा बोलते हैं। जाबाज बहादुर, जान पर खेल जाने वाला। मसलिहत हिकमत पॉलिसी। साख साख नेक आदमी। एतबार माजूल, साख का मतलब होता है नेक नामी। एतबार यानी भरोसा। माजूल तख्त या गद्दी से उतारा हुआ। दीवार हम गोश्त दारद, दीवार के भी कान होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ममलिकत हुकूमत सल्तनत। राज़े दिल, दिल की बात, भेद। वक्फ़ा मोहलत, थोड़ी थोड़ी सी देर। वक्फ़ा का मतलब थोड़ी सी देर, थोड़ी सी मोहलत। और लाव लश्कर, फ़ौज और उसका साजो सामान। लाव लश्कर का मतलब फ़ौज और उसका साजो सामान। ये अल्फाज मायने थे। अब थोड़ा हम जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थोड़ा हम लफ्ज़ों को देख लेते हैं कि वाहिद जमा इसके अंदर दिए हुए हैं। वाहिद जमा हम देख लेते हैं। जंगल, जंगल की जंगल क्या है? वाहिद है। इसकी जमा होगी जंगलात। और शिकायत, शिकायत जमा है और इसकी वाहिद होगी शिकायत। अफवाज, अफवाज ये फ़ौज की जमा है। सलातीन, सुल्तान की जमा सलातीन। वजीफ़ा, वज़ाइफ़, वजीफ़ा की जमा वज़ाइफ़। और वज़ीर, वज़ीर की जमा क्या होगी? वज़ाइर होगी या वज़रा होगी? तो साथियों वज़ीर की जमा होगी वज़रा। वज़ीर की जमा होगी वज़रा। ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वज़ीर की जमा वज़रा होगी, वज़ाइर नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये आप लोगों को मैंने अल्फाज मायने के बाद में जो ये वाहिद जमा जो बताई है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो वाहिद जमा या अल्फाज मायने इस्लाह इमला वगैरह जो भी हैं वो सब इन्हीं से पूछा जाता है, यानी असबाक से ही पूछा जाता है। तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।